के बीच बैठक हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सीजेपी के साथ बातचीत सफल हुई। बैठक में तीनों मांगों पर सरकार की मुहर भी लग गई। सीजेपी की मांग को सरकार ने स्वीकार किया है। सीजेपी के आशुतोष रांका, सौरभ दास और जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के बीच बैठक हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में तीसरे दौर की बातचीत सफल रही। सरकार ने तीनों मांगों पर मुहर लगाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और छात्रों पर दर्ज केस वापस। सरकार के प्रतिनिधि ने सभी 3 मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से एक मांग पहले ही पूरा हो गया है। मांग पूरा होने पर सीजेपी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। सीजेपी ने जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों को वापस लौटने को कहा। महीनों से जारी प्रदर्शन को खत्म करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक के खिलाफ धरना दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है क्योंकि मांगें पूरी हो गई हैं। और इससे जुड़ी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही ऐलान हुआ इस्तीफे का, उसके बाद जंतर मंतर पर जश्न के माहौल देखने को मिले। ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन FIRs को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को। तो सड़क से लेकर संसद तक मचा बवाल आखिरकार एक महा क्लाइमेक्स पर आकर थम गया है। प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के आगे शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा और कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक और नीट के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा महा आंदोलन आखिरकार एक बड़े मोड़ पर आकर थम गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के साथ सफल बातचीत के बाद अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। एक तरफ दिल्ली से लेकर पूरे देश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी एक बहुत बड़ी सियासी डील। आखिरकार सरकार छात्रों के भविष्य को देखते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली। शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।
37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। घोषणा साफ है, युद्ध विराम हो चुका है। जंतर मंतर पर डेरा डाले बैठे सभी प्रदर्शनकारी अब अपना बोरिया बिस्तर समेटें और अपने घर लौट जाएं, क्योंकि जिस मकसद के लिए खून पसीना बहाया गया था वो मिशन अब पूरा हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। लंबे विरोध प्रदर्शन और कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल आंदोलन पर विराम लग गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जिन फैसलों और आश्वासनों का दावा किया गया है उनका क्रियान्वयन कब और कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब अराजकता और उपद्रव की भेंट चढ़ चुका है। पटना से लेकर छपरा, सीतामढ़ी और अब पूर्णिया तक शहर शहर महातांडव की तस्वीरें सामने आई। कहीं ट्रैफिक बूथ पर सुतली बम फेंका गया, कहीं पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई, तो कहीं एसपी समेत कई पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हो गए। आखिर कैसे प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें किसी जंग के मैदान की नहीं, बिहार के अलग अलग शहरों की हैं, जहां नीट पेपर में हुई धांधली ने पूरे देश को सुलगती हुई भट्टी में झोंक दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी ने पलक झपकते ही पूरे देश को अपनी आगोश में ले लिया। पटना के गांधी मैदान में जब सुतली बम के धमाके गूंजे तो प्रशासन के कान भी खड़े हो गए। पुलिस ने डंडे बरसाए तो छात्रों ने बम से उसका जवाब दिया। ये कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है भाई। अब आइए सीतामढ़ी चलते हैं, जहां छात्रों का अलग ही तांडव देखने को मिला है। खाकी की इज्जत को तो सड़क पर रौंद डाला गया, उग्र भीड़ के पथराव में खुद एसपी अमित रंजन लहूलुहान हो गए। जिस कप्तान के हाथ में कानून व्यवस्था थी, वो खुद अस्पताल पहुंचने को मजबूर हो गए। सवाल ये है, क्या ये छात्र थे या छात्रों की आड़ में छिपे पेशेवर उपद्रवी? सिर्फ यही नहीं, छपरा, सहरसा, भागलपुर, जिधर देखिए उधर आग, धुआं और चीख पुकार है। छपरा में पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया गया तो सहरसा में रेलवे का फाटक तोड़कर कानून को ठेंगा दिखा दिया गया। एक तरफ उपद्रवी इतने बेकाबू हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाकी लाचार नजर आ रही है। उधर औरंगाबाद में पुलिस जवान सीधे निशाने पर रहे।
चारों तरफ से पत्थर बरसे। हालात ऐसे बने कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खुला टकराव देखने को मिला। कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल हो गए। बेतिया के मोहर्रम चौक पर पुलिस पर पथराव हुआ तो भागलपुर के स्टेशन चौक पर भी वही हंगामा। ये प्रदर्शन और हंगामे की तस्वीर सीमांचल तक पहुंच गई। पूर्णिया का आसमान भी धुएं और पत्थरों से पट गया। प्रशासन लगातार माइक से हाथ जोड़कर छात्रों से लौटने की अपील करता रहा, लेकिन उपद्रवी नहीं माने। धीरे-धीरे डिस्पर्स हो, अपनी बात को रखी, प्रशासन तक पहुंचा दिए, मीडिया तक पहुंचा दिए। तब जाकर पुलिस ने समझावन देवता यानी लाठी का इस्तेमाल किया। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, सवाल ये भी है कि विरोध की आड़ में सड़कों पर यह हिंसा कब तक? भविष्य सुधारने के लिए निकले युवाओं के हाथों में पत्थर किसने थमाए? क्या ये महज पेपर लीक का गुस्सा है या शांति व्यवस्था को सुलगाने की कोई गहरी साजिश? फिलहाल पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, उनका इस्तीफा भी हो गया। अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारी अपने अपने घर कब लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बड़ी खबर सासाराम से है, जहां आज हुए उपद्रव के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 10 से ज्यादा उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो छात्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ में घुसकर हंगामा कर रहे थे, पकड़े गए उपद्रवियों में से कोई भी छात्र नहीं है। ये लोग छात्रों की भीड़ में घुसकर पोस्ट ऑफिस चौराहा पर बवाल हंगामा कर रहे थे। हंगामे के दौरान रोहतास के डीएम दीपक कुमार मिश्रा और एसपी रोशन कुमार खुद मोर्चा संभाले थे, जिसके बाद हालात को काबू किया गया। फिलहाल शहर में पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। संख्या लगभग 10-20 के आसपास लड़के थे जिनमें हुल्लड़बाजी की पहचान की गई है और इसमें से एक को पूछताछ के लिए जाया जा रहा है। बाकी लोगों की पहचान की गई। बाकी मैं कह रहा हूँ 10-15-20 लड़कों को छोड़कर के बाकी अधिकांश जो बच्चे थे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने महोदय ने बताया कि 90% लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें कोई रोक भी नहीं है। जो लोकतांत्रिक तौर तरीका है उससे प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और प्रशासन भी उनके साथ था। लेकिन वैसे उन्होंने बताया कि जो 5-10% लोग थे जिन्होंने उपद्रवी यहाँ पे उपद्रवी तत्व उसमें प्रवेश कर गए थे, उनको हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और कानूनी रूप से उन लोगों के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार बंद के दौरान जहां कई जिलों में हिंसा देखने को मिली, वहीं मुजफ्फरपुर में फिलहाल हालात सामान्य हैं। यहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। इसे लेकर पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार निगरानी की गई। मुजफ्फरपुर के डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा खुद सड़क पर उतरे और फ्लैग मार्च निकाला। कल्याणी चौक से पानी टंकी तक भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ पैदल मार्च किया गया। डीएम और एसएसपी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बंद के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों में हिंसात्मक तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन मुजफ्फरपुर की पुलिस और जिला प्रशासन जो है वह खुद अब इसको लेकर सड़क पर उतरे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। जिलाधिकारी कुमार गौरव सर हैं। सर, जिले में क्या कुछ स्थिति है अभी? देखिए, अभी स्थिति कम्प्लीटली सामान्य है और जो हमारे सेंसिटिव प्लेस हैं और अन्य प्लेस हैं सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट और फोर्स इनफ संख्या में डेप्यूटेड है। हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं, सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं। अभी तक जितने भी प्रोटेस्टर आए हैं सब लोगों ने पीसफुली ही अपना सब कुछ प्रोटेस्ट किया है और अपना ज्ञापन आकर के मुझे दिया है। मेरा इस जिले में जितने भी प्रोटेस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्वक करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि ना पहुंचाएं। किसी तरह की कोई समस्या हो तो हम लोगों से बात करें, हम लोग उस समस्या का निराकरण कराने का प्रयास करें। कई जिलों में स्थिति बिगड़ी है, मुजफ्फरपुर में क्या कुछ? नहीं, यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण है। सुबह से हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी की जा रही है। आज सुबह से ही जो इंटरनेट चालू भी हो गया है, इसके बाद भी हम लोग सोशल मीडिया पर विशेष जो सर्वे पेट्रोलिंग होता है वो कर रहे हैं और किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को के विरुद्ध हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से भी हम लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कोई भी उपद्रवी होगा उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से बिहार में उग्र प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किया गया, तो ऐसे में मुजफ्फरपुर इस मामले में कहीं न कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने वैसे में पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर बेहतर व्यवस्था कर दी गई और यहाँ पर अभी तक हालात
नहीं बिगड़े हैं और इसको लेकर खुद जिला प्रशासन और जिलाधिकारी और एसएसपी जो है तमाम बड़े अधिकारियों के साथ तमाम सेंसिटिव इलाकों में पैदल मार्च कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार की सम्राट सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इसे लेकर पटना में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने वादा बिहार को विकास के पथ पर ले जाने का किया है, तो वहीं इस बेहद खास मौके पर कई सौगातों की बारिश भी सरकार की ओर से की गई। ये रिपोर्ट देखिए। सम्राट सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर पटना के बीआईटी मेसरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा कैबिनेट एक मंच पर शामिल नजर आया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के विजन के आधार पर बिहार विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है और जहां भी समस्या है उसे दूर किया जा रहा है। विकसित बिहार के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। 100 दिन मेरे मुख्यमंत्री काल के हुए और इसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो समृद्ध बिहार की कल्पना करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। साथियों, सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई। शिक्षा सचिव ने कहा कि अगले 100 दिनों में और बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। राज्य के सभी प्रखंडों में उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए 211 डिग्री कॉलेज खोले गए। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया। बिहार सरकार के द्वारा लगातार इस बात पे बल दिया जा रहा है कि शिक्षा की आधारभूत संरचनाओं में सुधार हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो और इस कड़ी में खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में सुदूरवर्ती इलाके में जो हमारे बच्चे बच्चियां रह रही हैं, और अगर मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो 211 डिग्री कॉलेज खोलने की जो शुरुआत हुई है, यह एक दूरगामी पहल है। बिहार में सम्राट सरकार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में बड़ा फैसला लेते हुए कुल 551 मॉडल स्कूल का तोहफा भी दिया है, जो सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से खुला है। राजधानी पटना में भी 10 मॉडल स्कूल खोले गए हैं। अब यहाँ के बच्चे और शिक्षक काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये फायदा है कि शिक्षण की जो नीतियां हैं वो बदल गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं और एआई की पढ़ाई होने से छात्र लाभान्वित होंगे। पटना में एलएनजेपी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन भी किया गया। 400 बेड वाले नए भवन को 215 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये हड्डी रोग का सबसे बड़ा अस्पताल है। 6 मंजिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटना के राजवंशी नगर में है। इसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ आईसीयू, रेडियोलॉजी की भी सुविधा है। साथ ही फिजियोथेरेपी, ट्रॉमा और इमरजेंसी वार्ड भी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 28 जुलाई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का दौर जारी है। बांकीपुर के मंदिरी नाले इलाके में बीजेपी की ओर से चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहे। के अच्छे कामों की चर्चा देश दुनिया में, आज हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, आज जब पढ़ रहे थे, ये सच्चाई है, पटना के प्रबुद्ध लोग हैं। हम लोग कभी बिहारी ठीक से नहीं बोल पाते थे कि बिहार के रहने वाले, शर्म से सर ऐसे झुक जाता था। ये एनडीए सरकार की देन है कि आज देश और दुनिया में बिहार के लोग सर ऊंचा करके बोलते मैं बिहार का रहने वाला हूं। यही भाजपा जदयू के सरकार की देन है कि ये आज हम लोग बोल पा रहे हैं। आज जो काम हुआ, एनडीए आपके साथ खड़ा रहा है और आपके विकास की कल्पना करता रहा है। आगे भी पटना के समृद्धि के लिए, पटना को सुंदर बनाने के लिए आप यहां से नीरज सिन्हा को भेजिए। मैं गारंटी देता हूं बांकीपुर का जो काम बचा है उस काम को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की हैसियत से पूरा करने का काम करेगा। और अब खबर पटना से, जहां बीजेपी कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ कई सांसद, विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। बैठक में बांकीपुर विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई।
भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक के चलते सत्र में ही हम लोग आयोजित करते हैं, लेकिन किसी कारण से चलते सत्र में नहीं हो सका। तो उसी सत्र में जो बैठक होनी थी वो आज हुई है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज पटना आगमन हुआ, इसलिए हम लोगों ने उनसे आग्रह निवेदन किया कि वो विधानमंडल दल की बैठक में आए, और वो आए और उनका मार्गदर्शन देश के परिप्रेक्ष्य में कैसे भारतीय जनता पार्टी को आगे और बढ़ाया जाए। आज सरकार के 100 दिन भी पूरे हुए, कल हुए, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दी। बिहार में परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव समय पर होगा या नहीं, इस पर संशय है, लेकिन उम्मीद है कि चुनाव का समय बढ़ सकता है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि परिसीमन की वजह से चुनाव समय पर होना मुश्किल है। अगर चुनाव समय पर नहीं होता है तो एडवाइजरी कमेटी के जरिए पंचायत का काम कराया जाएगा, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मंत्री दीपक प्रकाश से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। दीपक सर, एक सीधा सा सवाल है, चूंकि परिसीमन के आधार पर इस बार चुनाव होने वाला, समय पर चुनाव होगा या नहीं? नहीं, पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव सही समय पर कराया जाए, लेकिन परिसीमन का काम चूंकि व्यापक स्तर पर होना है पूरे राज्य में, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। संभव है कि चुनाव आगे जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि परिसीमन का काम अगर निर्वाचन आयोग समय के भीतर करा पाता है तो चुनाव भी सही समय पर कराया जाए। लोकतंत्र में ऐसे भी जरूरी होता है कि चुनाव सही समय पे हो। पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव सही समय पर कराया। लेकिन सर, चूंकि परिसीमन का काम काफी लेंदी होता है, काफी वक्त लगता है, तो जो अक्टूबर तक अब तक टेंटेटिव था कि चुनाव होगा, आपको लगता है कि इस साल अब संभव है? नहीं, संभव है। अभी भी हम लोग कोशिश करेंगे। विभाग और सरकार हर तरीके से निर्वाचन आयोग का सहयोग करेगा, जो भी उनको सहयोग की जरूरत है। कोशिश रहेगी कि अगर समय पे परिसीमन का काम पूरा हो जाता है, अगर समय रहेगा तो हम लोग चुनाव सही समय पे कराएं। लेकिन चूंकि जैसे मैंने बताया लंबा प्रोसेस होता है परिसीमन का, संभावना है कि चुनाव आगे जा सकता है। सर, जो अभी वर्तमान में जो मुखिया है उनकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, वही जो एडवाइजरी कमेटी मैंने बताया, एडवाइजरी कमेटी में तमाम जनप्रतिनिधियों को उनका प्रतिनिधित्व देना हो या एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव को अधिकार देने हो, उन तमाम चीजों को देखा जाएगा। लेकिन अभी समय नहीं आया है। अभी पूरी कोशिश है कि परिसीमन का काम समय पे कराते हुए चुनाव। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूं, ये शब्द हैं बिहार के नालंदा जिले के हरनौत निवासी झंडू कुमार के, जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक जीतकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। संघर्ष से सफलता की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ एक कांस्य पदक नहीं है, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और सपनों की जीत की कहानी है। नालंदा जिले के हरनौत निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 72 किलोग्राम स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए इस प्रतियोगिता का पहला पदक भी दिलाया और इतिहास रच दिया। देश और दुनिया आज इस विजेता की सफलता को देख रही है, लेकिन इनका संघर्ष इससे बड़ा है। झंडू कुमार, यही आप देख रहे हैं कि ये सब्जी का विक्रेता थे और यहाँ से उठ के वो वहाँ गए और उसमें 190 केजी उठाकर 72 किलो उनका शारीरिक वजन है और 190 केजी उठाकर ये 130.09 पॉइंट उठाकर वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। तो क्या लग रहा है, खास करके नालंदा में पहली जो कोई कांस्य पदक मिला है? नहीं, कॉमनवेल्थ लेवल पे पहला मेडल है, चाहे नॉर्मल में हो या दिव्यांग में, ये पहला मेडल है जो कॉमनवेल्थ लेवल पे मेडल आया है। इससे हमें बहुत खुशी हो रहा है कि जिसे हम लोग स्टार्ट किए उनके साथ काम करना 2019 से और आज कॉमनवेल्थ तक मेडल ला रहे हैं। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, वैसे ही झंडू कुमार के संघर्ष की भी बड़ी कहानी है, जिसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आखिर कौन है अंतर्राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार। झंडू कुमार नालंदा जिले के हरनौत के रहने वाले हैं। 5 साल की उम्र में ही पोलियो से प्रभावित हो गए। आर्थिक तंगी में इनका पूरा बचपन बीता। 1990 केजी वजन उठाकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।
और भारत को पहला पदक दिलाया है। झंडू कुमार की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि इनके माता पिता आज भी हरनौत में सड़क के किनारे सब्जी बेचकर परिवार चलाते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद बेटे के सपनों को उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। यही संघर्ष आज पूरे बिहार और देश के लिए गर्व की वजह बन गया है। तो आज आपका बेटा जो झंडू कुमार जो है गेम्स में जो कांस्य पदक जीते हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप तो सब्जी बेचते हैं फुटपाथ पर? हाँ, हम तो सब्जी बेचे रहे, हम इसी सब काम किए हैं, वहाँ तक ले गया, इसी काम है इसका। तो क्या लग रहा है कि बेटा और आगे बढ़ेगा? आगे बढ़े, बढ़िया बात है, अब बढ़ ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप तो विदेश में जाके खेल रहे हैं? हाँ, खेल रहा, खुशी हो गया एकदम हमको। तो आप सब्जी भी बेचती है यहाँ पर? कितना दिन से सब्जी बेच रहे हैं? यहाँ से बेच रही है, अब सुइये से बेच रही है। गरीब इतना ही हो कि कुछ घर के ठिकाना नहीं है। कितना बेटा है आपका? 4 गो लोते, वो बर्बाद हो गए, 3 गो है। तो 3 में कौन है झंडू? झंडू छोटा है एकदम, सबसे छोटा। झंडू कुमार की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे देश से बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सफलता को देश के लिए गौरव का क्षण बताया, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि झंडू कुमार ने अपने अदम्य साहस, संघर्ष और संकल्प से साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियां कभी भी बड़े सपनों की राह नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि झंडू की ये उपलब्धि देश के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनेगी। नालंदा की धरती से निकली ये कहानी आज हर उस इंसान के लिए संदेश है जिसके सामने मुश्किलें हैं, लेकिन सपने अब भी जिंदा हैं। झंडू कुमार ने बता दिया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए अमीरी नहीं, मजबूत इरादे चाहिए। आज उनका कांस्य पदक सिर्फ उनके गले में नहीं, बल्कि पूरे बिहार और पूरे भारत के सम्मान का प्रतीक बन चुका है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको अररिया से बताते हैं, जहां कंटेनर से मोबाइल फोन लूटने वाले 2 मास्टरमाइंड को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2050 पीस स्मार्टफोन जब्त किया गया। अब तक 10 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन जब्त किया गया है और पूरे मामले में 7 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। बता दें कि 9 जून को कंटेनर पर लोड स्मार्टफोन की रास्ते में ही लूट हुई थी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल फोन लुटेरा गिरोह का खुलासा करते हुए मथुरा से 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने पहले भी गिरोह के 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 5 अलग अलग गाड़ियों से कैश भी बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट के सामने पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अनीश है, इसका घर जो है ये मथुरा में है। दूसरा जो है वो तालीम है, इसका भी घर जो है मथुरा यूपी में है। तो ये उसके अलावा हम लोगों ने 2050 मोबाइल और बरामद किया है। लगभग 10 CR के अमाउंट का मोबाइल जो है हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में बरामद किया है। और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं, जिसे मोबाइल बेचने के बाद जो कैश मिलता है वो है। और 5 बड़ी बड़ी गाड़ियां बरामद हुई है।